नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। इस बार बात अगर आपको याद हो 3 महीने पहले 3 या 4 महीने पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था किसानों के ऊपर, और उस वक्त ही एक आशंका जाहिर की गई थी कि जिस तरह के 3 अधिनियम सरकार पारित करने जा रही है, उस अधिनियम का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव एक बहुत बड़े किसानी क्षेत्र को देखने को मिलेगा। और ऐसा हूबहू अभी होने जा रहा है, जैसा कि आप सब ने अभी देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे। चूँकि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी थोड़े वक्त पहले कि जिस तरह की न्यू पत्रकारिता जो अभी चल रही है, जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं, वो एक वो पत्रकारिता कहीं नहीं जा सकती जिस लेवल पे वो दिखा रहे हैं। उसमें खबर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। उसको टारगेट करने के बाद 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते तब तक दिखाया जाता है जब तक कि हर एक पर्टिकुलर नागरिक के दिमाग पे वो जो छाप छोड़ना चाहते हैं वो छाप छोड़ नहीं देते। और आज इसी बात को लेकर हम बात करने जाएंगे कि ये किसान आंदोलन इतना भयावह कैसे हो गया और कहाँ पे सरकार से मिस्टेक हुई, और क्या जो न्यूज़ चैनल्स अभी दिखा रहे हैं वो सच में असलियत है या वो कुछ और बना के अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, 3 अधिनियम जिसके बारे में हमने बात की थी, उन 3 अधिनियम को हमने समझाया भी था और अब तक तकरीबन भारत के हर नागरिक उस अधिनियम के बारे में जान भी चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा उस तीनों अधिनियम के बारे में। पहला एक अधिनियम है जिसपे कि ज़रूरी वस्तु जो 1955 में एक रूल पारित किया गया था, उसके बीच में जितनी भी ज़रूरी वस्तुएं, चाहे वो दाल हो या फिर प्याज हो या आलू हो, जितनी ज़रूरी वस्तुएं जो पूरे साल आम नागरिक यूज़ करते हैं, उस वस्तुओं के ऊपर एक कमांड कसने के लिए, उस वस्तुओं के ऊपर एक कंट्रोल रखने के लिए एक रूल बनाया गया था, जिसके तहत कि एक व्यापारी एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अगर वो स्टोर करता पाया जाता है उसे काला बाजारी कहेंगे। उस अधिनियम को अब सरकार ने रद्द कर दिया है नए बिल के मुताबिक, और उस बिल के मुताबिक आपके पास पैसा है तो आप जितना चाहें उतना खरीद के रख सकते हैं। तो देखिए, सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कि व्यापारी वर्ग को एक बढ़ावा दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए, जिसमें कि उनकी उन्नति दिखाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब आप इसको पर्टिकुलर वे में सोचेंगे, प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। वो खामी मैं अपने नज़रिए से बात करना चाहूँगा कि उस खामी, जो सबसे बड़ी बात है उस खामी की, वो ये है कि उसमें हम आम नागरिक, किसान तो छोड़िए, किसान तो देश का अन्नदाता है, वो तो पैदा करता है, हम आम नागरिक भी पीसेंगे। अभी हम प्याज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? थोड़े दिन पहले तक 60 से 80 रुपए किलो तक प्याज गए थे, और कुछ क्षेत्रों में 100 रुपए किलो, यानी बेंगलोर जैसे जगहों में प्याज 100 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। अब बात करते हैं कि अभी भी प्याज 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। क्या 40 रुपए किलो प्याज खरीदा जाता है किसानों से? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं खरीदा जाता। खैर, लेकिन बिकता है। तो अब बात करते हैं कि इसका नुकसान किस लेवल से हमें इफ़ेक्ट करेगा। जी हाँ, जो प्याज आपने इस वक्त पैदावार बाज़ार में आई है, उस पैदावार को हम अगर मान के चलिए मैं व्यापारी हूँ, मैंने उस पैदावार को ख़रीदा, मेरे पास पैसा है, मैंने इसको स्टोर कर दिया, मैंने मार्केट में निकाला ही नहीं। मार्केट में होगी आलू की किल्लत, और जैसे मार्केट में आलू की किल्लत होगी तो रेट बढ़ेगा, यानी कि सामान कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो रेट ऑटोमेटिकली हाइप होएगी। जैसे ही रेट हाइप होएगी, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को निकाल के मार्केट में लेके आऊँगा और वहाँ पे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसमें जो आम लोग जो दिहाड़ी करके एक दिन कमाते हैं, उसी पैसे से खाते हैं, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है, ये बात सोचने की है। अब दूसरे अधिनियम की बात करते हैं, वो थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खराबी क्या है, दिक्कत क्या है? सब कुछ सही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें खराबी ये है कि उसमें सिक्योरिटी नहीं है किसानों के लिए। सिक्योरिटी किस लेवल पे नहीं है? आपने एक रेट डिसाइड किया कि भाई आपकी मिनिमम हम इस रेट पे आपसे ख़रीदेंगे, और लेकिन मार्केट में प्राइस बढ़ गया, तो उस मार्केट में बढ़े प्राइस के बाद जब आपका पैदावार बन के रेडी हो गया, आपका अनाज रेडी हो चुका है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आपने उपजाया है, जैसे ही पैदा होकर मार्केट में आता है, तो उसकी रेट, जो उसका रेट है, वो अगर आपने 4 रुपये किलो पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका रेट अभी 12 रुपये किलो है, लेकिन आपको वो 4 रुपये किलो ही मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें क्वालिटी वाइज जो
पैदावार होगी उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी होगी तोल मोल कर सकती है, लेकिन किसान नहीं कर सकता। इस तरह के काफ़ी कुछ उसमें त्रुटियां हैं। उस त्रुटि को किसान ने सरकार के सामने रखा और सरकार ने माना भी है कि इसमें त्रुटि है। तीसरा अधिनियम सबसे मेन जो मुद्दा है इस वक्त किसान आंदोलन के बीच में, वो है कि MSP न्यूनतम मूल्य समर्थन, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य है, उसके ऊपर। तो इस जो तीसरा अधिनियम है इस पे बात करने से पहले इसमें हम ऐड करेंगे जो विस्तृत आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान लोग बैठे हुए हैं आंदोलन को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे। बात क्या है दोस्तों, अब जो ये तीसरा अधिनियम है, इस अधिनियम में MSP को लेकर पंजाब के किसान ही क्यों आगे आए, ये आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देखेंगे इस बात को लेकर कितना फोकस किया जा रहा है, वही क्यों आगे आए। बाद में लोग जुड़ते गए क्योंकि लोगों के अंदर एक कमी थी, सोच की एक कमी था, आत्मविश्वास का। क्योंकि कुछ चीज़ें देखिए गलत होती हैं, लेकिन एक सरकार से कौन अपनी बात को, अपने हक के लिए लड़े, इस बात को सोच के भी कुछ लोग मजबूरन नहीं बोल पाते ये। लेकिन यहाँ पे किसान, जो पंजाब एक मेन कृषि राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह दिए कि मैक्सिमम खेती बाड़ी होती है, उस जगह पे उनका 90% सामान खरीदा जाता था MSP पे, और वो सीधे बिकती थी मंडियों में। और पंजाब के लगभग हर 10, 12, 15 गाँव के साथ एक मंडी जुड़ी होती है जो उनके लोकलाइज में बहुत पास होता है। ऐसा हरियाणा में हो सकता है, वहाँ पे भी ऐसी मंडी प्रथा का प्रचलन है जहाँ पे मंडियों में लोग ईजिली पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें, उसके बाद हम किसी अदर स्टेट्स की बात करें तो उन स्टेट्स में ये पॉलिसी, ये जो प्रथा है, मंडी प्रथा, ये बहुत कम लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बात आ जाती है कि वहाँ के लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हक को नहीं जानते, नहीं पहचानते और नहीं लड़ते हैं इस चीज़ को लेके। अब यहाँ पे पंजाब के किसानों ने अपनी बात को लेकर आगे आए, अपनी मांग को लेकर आगे आए, जो कि जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल जायज़ मांगों को लेकर वो आगे आए। हक के लिए लड़ना एक लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, आप उसको लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। बाकायदा आंदोलन करने का तरीका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से आंदोलन चल रहा है। अब इस पे सरकार ने अपनी गलतियां मानी हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि सरकार ने MSP पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं दिया था बना के, जहाँ पे कि गारंटीड कहीं पे लिख के नहीं दिया था कि ये चीज़ें इतने में खरीदी जाएंगी, जो मूल्य सरकार डिसाइड करेगी। तो इसके ऊपर बवाल था। दूसरा बवाल ये था कि किसानों को सबसे बड़ा हक, जो न्याय मंदिर होते हैं, जो हमारे न्याय मंदिर हम कहते हैं कोर्ट को, इसमें अगर आपका जो व्यापारी जो आपसे सामान खरीद रहा है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ भी आपका पैसा फंसता है, कहीं भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है, तो उस मामले को आप सीधा कोर्ट लेकर नहीं जा सकते। वो आप सिर्फ SDM और DM तक ही पहुंच पाएंगे। ये बहुत बड़ा बवाल है। क्यों है दोस्तों? मान के चलिए आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा और आपने उसके ऊपर FIR कर दिया, केस कर दिया, वो मामला भी आप लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन किसान जो पूरे 6 महीने 7 महीने एक पर्टिकुलर खेती के ऊपर, एक पर्टिकुलर उपज कर रहा है, उपज बो रहा है, उसको सींच रहा है, मेहनत कर रहा है, पाल पोस के उसको बड़ा किया बच्चे की तरह, जैसे वो मार्केट में आता है उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, उसको पैसे नहीं मिले, सामान खरीद लिया गया, कुछ पैसा एडवांस दिया गया, बाद के पैसे बच गए जो उसको नहीं मिल रहे, वो उस चीज़ को लेकर वहाँ जा भी नहीं सकता। तो ये भी सोचने का एक मुद्दा है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आते हैं, ये तो तीनों अधिनियम थे, अब आते हैं मेन बात पे। बात वो कि प्रोटेस्ट पंजाब से शुरू होके न्यूज़ चैनल्स पे इसको किस अलग लेवल पे दिखाया जा रहा है, इस बात पे खास करके ध्यान दें दोस्तों। जब भी हम जब भी हारे हैं ना देश में, हमारा देश जब भी कभी हारा है, पुराने समय से लेकर इस वक्त तक, उसमें इंटरनल त्रुटियाँ ही होती थी, इंटरनल कमियाँ ही होती थी। जो अंदरूनी बीमारी थी ना, जो अंदरूनी सोच थी, वही गड़बड़ थी। आज भी यही हो रहा है। एक सिंपल प्रोटेस्ट, एक सिंपल जायज़ मांग को भी न्यूज़ चैनल्स ने ऐसा दिखा दिया कि उसमें क्या क्या भी इंक्लूड कर दिया है, उस पे बात करना भी शायद जायज़ नहीं होगा इस वक्त पे। अब ज़रा सोचिए,
तो पंजाब के किसानों ने सिर्फ शुरुआत करी तो वहाँ से क्या क्या घुस के आ गया, खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान बीच में घुस गया। तो क्या जो राजस्थान के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, जो यूपी के लोग अब जुड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के लोग जुड़ रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी मांग लेके आ रहे हैं, उसमें कौन सा फंडिंग आ रहा है, कौन सा क्या आ रहा है? अब जरा सोचिए, लंगर को लेकर फंडिंग की इतनी बड़ी बात, जिसमें बॉलीवुड गॉसिप्स से लेकर हर चीज़ इंक्लूड हो गया। क्या पहली बार पंजाब में लंगर होते देखा क्या आपने? क्या पहली बार लंगर चल रहा है क्या? ये कितने सालों से, सदियों से ये लंगर प्रथा चलती आ रही। क्या अमृतसर में जो लंगर होता है उसकी फंडिंग कहाँ से आती है? उसकी फंडिंग भी तो हम आप जैसे आम नागरिक ही जाके 1 रुपये 2 रुपये अपनी श्रद्धा, अपनी जो आपकी ताकत है, जितना आपकी कैपेसिटी है, औकात के हिसाब से आप डोनेशन देते हैं। वो डोनेशन मानवता के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे सब आते हैं, खाते हैं, नतमस्तक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं और चले जाते हैं। अब वही चीज़ सेम यहाँ पे हुई है। उसको इतना जोड़ के, और मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बात सिर्फ सोच की है। प्रोटेस्ट मेरे ओपिनियन से बहुत ही जायज़ है, बाकायदा सही तरीके से होनी चाहिए। इसमें हम सबको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। सिर्फ किसान ही नहीं फसलों को पैदा करता है, इस फसल को जो हम खरीदते हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। किसान जवान के बाद का दूसरा सबसे बड़ा दर्जा है इस देश का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1960-65 के बीच में ये बातें ऐसी नहीं बोली थी, जय जवान जय किसान। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जवान देश की रक्षा करता है और किसान देश को खिलाता है। किसान अपने अनाज से उस देश की रक्षा करने के लिए जवान पैदा करता है। वो जवान वही अनाज खाते जो किसान पैदा करता है। जय जवान जय किसान से अच्छा होता हम ये कहते हैं जय किसान जय जवान, क्योंकि जब किसान ही नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? जो हम ये सब कुछ बड़े बड़े झंडे गाड़ के देश का दिनों दिन नाम रोशन करते हैं, हम करेंगे क्या? कैसा हो पाएगा? नहीं। हमें सोचना चाहिए और हमें बाकी खबरों से दूर रहना चाहिए। आप एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी खबरें आप देखते हैं उसमें कृपया अपनी मानसिकता को यूज़ करें, अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें कि जो खबर आप देख रहे हैं और जो खबर आपको बताने वाला चैनल है, जो पर्टिकुलर एक आदमी जो आपको खबर बता रहा है, क्या उस खबर की जो पड़ताल है वो सही वे में हुई है? क्या वो सही खबर दिखा रहे हैं? अगर हम अभी भी नहीं समझे तो ये जो मीडिया है, जो अभी दूसरे तरफ भाग रहा है, दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, हमारे दिमाग को हमारे एक निचोड़ बना के एक उसको अलग लेवल पे ही धकेल रहा है। अगर हम अभी नहीं निकले तो मानिए मेरी बात, जिस तरह से किसानों के ऊपर 4 महीने पहले मैंने ये बात बोली थी और आज वो बात सच हुई है। याद रखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस वक्त हम अपना दिमाग यूज़ करने के लायक नहीं रहेंगे। उस वक्त तक सब कुछ बदल गया होगा, कुछ ना कहने लायक होंगे ना सुनने, सिर्फ अफसोस कर सकेंगे और कुछ भी नहीं। अपना ध्यान रखिए, किसानों के आंदोलन में फोकस कीजिए। हो सके जहाँ तक कोई किसान दिखता है तो सबसे पहले किसान है, देश का नागरिक है, उसका सम्मान कीजिए। भड़काऊ न्यूज़ चैनल्स पे ना जाएं, उनकी बातों पे ध्यान ना दें, अपनी मानसिकता को यूज़ करें। सरकार ने जब त्रुटि मान ली तो आप और हम क्या होते हैं जो त्रुटि ना माने, सरकार की बातों को एक मत से हाँ कर दें। 27 त्रुटियाँ किसानों ने बताई है, जिसमें से 20 से ज़्यादा त्रुटियाँ सरकार ने मान ली हैं कि हाँ ये त्रुटि है, ये खराबी है, ये खामियां हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसान का कहना ये है कि एक गाड़ी को आप बार बार रिपेयर करेंगे, गाड़ी रिपेयर होकर चलने लायक तो हो जाएगी, लेकिन वो गाड़ी नई नहीं हो सकती। जब आपने नई गाड़ी को ही रिपेयर कर दिया तो उस गाड़ी का महत्व क्या रह जाएगा? इसलिए इस बिल को रद्द किया जाए, इसकी जगह पर नया बिल लाया जाए और उस बिल को किसान सहमति के साथ किसान हित में उसको पारित किया जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।